हेलो, नमस्कार सभी को। आप सभी को एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल विद्यादान के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम आप लोगों के लिए एसएससी पीवाईक्यू का संग्रह लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग एसएससी 2025 के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। चलिए सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न ये है। प्रश्न है, एक साझेदारी में ए ने 75,000 रुपया, बी ने 1 लाख रुपया और सी ने 1.5 लाख रुपया निवेश किया। एक वर्ष के बाद बी ने अपनी पूंजी में से 20,000 रुपया निकाल लिए। 3 वर्ष के अंत में कुल लाभ 4,50,000 रुपया है, तो लाभ में सी का हिस्सा क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। जब भी हम इस प्रकार के प्रश्न को देखते हैं तो इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट को हम किस में बांटते हैं? प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम में बांटते हैं। मतलब कितना पूंजी लगाया और कितने टाइम तक व्यापार में रहा, तो इस दोनों का जो मल्टीपल होता है वह प्रॉफिट लाभ के रूप में बांटते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न में। देखते हैं कि कुछ कॉमन अगर निकल रहा है तो निकाल दीजिए। 3 जीरो सभी में कॉमन है, यहाँ से कट, यहाँ से भी 3 जीरो खत्म कर दीजिए, यहाँ से भी 3 जीरो और यहाँ से भी 3 जीरो खत्म कर। 3 जीरो खत्म होने के बाद डाटा हमारा छोटा हो गया। अब सभी को बांट दीजिए। 3 व्यक्ति है, ए, बी और सी। ए ने 75 रुपया लगा के, बी ने 100 रुपया और सी ने 150 रुपया लगाकर व्यापार को आरंभ किया। ए 75 रुपया, बी 100 रुपया और सी ने 150 रुपया लगा के व्यापार आरंभ किया। एक वर्ष के बाद, एक वर्ष तक बी ने जो पूंजी लगाया 100 रुपया, उतना तक व्यापार में रहा। एक वर्ष के बाद बी ने 20 रुपया निकाल लिया। एक वर्ष तक रहा, उसके बाद बी ने 20 रुपया निकाल लिया, तो 80 रुपया। 3 वर्ष के अंत में टोटल टाइम कितना है? 3 वर्ष। एक वर्ष तक ये रहा, उसके बाद जो लगाया वह 2 वर्ष तक रहा। इसमें ए और सी का कोई चर्चा नहीं है। ए और सी का चर्चा नहीं है, इसका मतलब ए ने 3 साल तक पूरे रहा और सी भी 3 साल तक रहा। सी ने 3 साल तक और ए ने भी 3 साल तक। अब देखिए, अगर कोई कट रहा है तो काट दीजिए। कॉमन 5 से सभी संख्या कट रहा है, 5 से काट दीजिए। 15 पचे 75, 20 पचे 100, 16 पचे 80, 30 पचे 150। गुना कर दीजिए। 15 तिया 45, अनुपात 20 और 16 दूनी 32, 52 और ये हो जाएगा 90। 30 तिया 90। ये हमारा क्या निकल गया? प्रॉफिट का अनुपात, मतलब पी का अनुपात। प्रॉफिट का अनुपात जो हमारा निकला ये। अब कह रहा है कुल लाभ 4,50,000 में सी का हिस्सा कितना होगा? सी को कितना मिलेगा? सी को मिलेगा 90 टोटल लाभ है। टोटल संख्या कितना पे? 5 2 7, 187 पे टोटल लाभ हमारा दिया हुआ है 4,50,000 पे 3 जीरो, यही चीज दिया हुआ है। अब ऑप्शन की तरह हम देखेंगे। ऑप्शन हमारा जो है बहुत दूर दूर तक है। इस प्रश्न में हम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। अप्रोक्स कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं। अप्रोक्सीमेशन, अगर हम इसको 80 मान ले तो ये 2 बार में कटेगा और इसको 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 5। प्रश्न में हम ये अप्रोक्स मान लिए जब हम 180 मान लिए तब, लेकिन प्रश्न में 187 है। आंसर जो आएगा 220 से थोड़ा छोटा आएगा, ज्यादा छोटा नहीं, थोड़ा छोटा आएगा। ऑप्शन हमारा दूर दूर तक है, एक ही ऑप्शन हम डी लगा के निकल जाएंगे। अगर हम एक पूरा करना है तो 9 से गुना करके फिर 187 से भाग देंगे तो आंसर हम निकाल सकते हैं। लाभ को हम किस अनुपात में बांटते हैं? लाभ को इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के अनुपात में बांटते हैं। एसएससी में जितने भी एग्जाम 2025 में हुआ है, नया एडुकेटिव पैटर्न पे पार्टनरशिप में ये टाइप का प्रश्न बहुत ज्यादा देखने को मिला है। आशा करते हैं कि सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर साइन ए बराबर 3/5, कॉस बी बराबर 5/13 है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का मान ज्ञात करने के लिए आपसे पूछ रहा है। ये मान कर रहा है साइन थीटा बराबर जो होता है ये हमारा, ये P/H होता है। यहां से B निकाल सकते हैं। 3 5 ट्रिपलेट क्या होता है? 3 4 5 का, तो 3 5 है तो ये 4 हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 12, क्योंकि 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। हमें साइन ए और कॉस बी चाहिए और कॉस ए इंटू साइन बी चाहिए। यहां से साइन ए हमारा दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/5 है। यहां से हम कॉस ए निकाल सकते हैं। 3 ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस ए हो जाएगा हमारा 4/5। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। कॉस बी हमारा 5/13 दिया हुआ है। कॉस बी बराबर 5/13।
यहाँ से साइन भी निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12/13। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कहिएगा नहीं सर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन ए इंटू कॉस बी। साइन ए का मान कितना 3/5, कॉस बी कितना है 5/13, जोड़ कॉस ए कितना है 4/5, गुने साइन बी कितना 12/13, गुना करके लिख दीजिए। 5 या 15/65, जोड़ 12 चौका 48/65। ये आपका आ जाएगा 15 और 48 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 63, 63/65। आपको ये सब लिखना जरूरी नहीं है, ये समझाने के लिए आप सिंपल सा देख सकते थे। साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यहाँ से cos थीटा निकाल सकते हैं, और cos थीटा दिया हुआ वहां से आप sin थीटा निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अंतर 500 रुपया है। यदि लाभ प्रतिशत 25 है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत 25% है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। जब हमारा सीपी 4 रुपया हो, एसपी कितना हो जाएगा यहाँ से 5 रुपया। 4 रुपया पर 1 रुपया का लाभ कमाता है, तो किराया मूल्य अगर 4 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपया। यहाँ से लाभ कितना हो रहा है 1 रुपया, 1 रुपया का वैल्यू कितना दिया हुआ है 500। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे प्रश्न पूछ रहा है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है 5 का, 1:5 है, तो 5 कितना हो जाएगा 2500। 1:5 तो 5:2500। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। आप यहाँ सिंपल देखते, एक का वैल्यू कितना है 500 के बराबर, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2500 के बराबर। आप बिना देखे प्रश्न को, बिना प्रश्न कलम उठाए ही प्रश्न को आसानी से हल कर सकते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक पार्किंग स्थल में कारों की संख्या ट्रकों की संख्या से 20% अधिक है। ट्रकों की संख्या और कारों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। एक पार्किंग स्थल में कारों की संख्या ट्रक की संख्या से 20% अधिक है। ट्रक की संख्या और कारों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखते ही आंसर लगा देते हैं, 5:6 होगा। कैसे? प्रश्न कर रहा है कारों की संख्या ट्रक है और कार है। कार की संख्या ट्रक की संख्या से 20% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये 120% अधिक है, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? दोनों का अनुपात ले लीजिए, 20/2500 और 6। आपसे क्या पूछ रहा है, ट्रक की संख्या और कारों की संख्या का अनुपात क्या होगा 5:6। प्रश्न में ही इसका आंसर दिया हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के तहत एक राशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। इस राशि को अपने मूल्य से 16 गुना होने में कितने समय लगेंगे? कोई राशि 7 वर्ष में अपनी दोगुनी हो जाती है, कितने समय में वह राशि 16 गुनी हो जाती है? आप सिंपल देख सकते हैं, 2 गुनी 16 का 4 पावर है, तो 7 गुने 4 कितना हो जाएगा 28 ईयर्स। आप एक लाइन में इसका आंसर निकाल सकते थे, एक लाइन में आंसर निकाल सकते थे। देखिए 7 वर्ष में 7 ईयर्स में 2 गुनी हो जाती है, 2 गुना 16 गुना कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 कर दीजिए, ये 4 को इससे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 700 का 28 ईयर। एक तरीका तो ये हो गया। एक बेसिक कैसे है, देखिए कोई राशि P वर्ष में 7 वर्ष में 7 ईयर्स में 2 गुनी हो जाते हैं, 2P हो जाता है। फिर 7 ईयर्स में ये 2P हो जाएगा, मतलब 4P, इसका 2 गुना। 7 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, फिर यहाँ से 7 वर्ष लेगा तो 8 गुना हो जाएगा, फिर 7 वर्ष लेगा तो 16 गुना हो जाएगा। ये 7 ईयर्स ले लिया, ये भी 7 ईयर्स। टोटल टाइम कितना ले लिया यहाँ से, तो टोटल टाइम ले लेगा कितना 7 7 14 7 21 7 28 ईयर्स। ये आपका बेसिक हो गया। ये फास्ट मेथड है। 7 2 गुना हो जाता है 16 गुना, 2 का कितना पावर 16 होता है, तो 4, तो 7 को 4 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 28। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छात्रों के समूह के औसत अंक 50 60 और 70 हैं। इन समूह में छात्रों की संख्या 20 30 और 50 है, तभी सभी छात्रों का संयुक्त औसत भार क्या होगा?
प्रश्न में नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिया है, उनका एवरेज दे दिया है, तो सभी छात्रों का संयुक्त एवरेज ज्ञात करें। इस प्रकार के प्रश्न को हम दो तरीका से निकाल सकते हैं, एक नॉर्मली गुना करके और जितना संख्या है सबसे भाग देकर, और दूसरा वेटेज एवरेज लगा के। हम दोनों तरीका देखेंगे। आइए पहला मेथड देखते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा कितना दिया हुआ है, 20, 30 और 50, ठीक है। और एवरेज जो दिया है इसका 50, 60 और 70, ये हमारा एवरेज है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो हम लोग के एवरेज में पढ़े थे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या को हम छोटा कर सकते हैं, उसके अनुपात को छोटा कर सकते हैं। देखिए जितना छोटा हो सके कर दीजिए, एक जीरो ही सब में से जीरो खत्म हो जाएगा। अब ये एवरेज हमें निकालना है, तो हम वेटेज एवरेज लगाते हैं। हम वेटेज एवरेज सबसे छोटा वाले को वेटेज एवरेज मान लेते हैं, 50 हम एवरेज मान लेते हैं संख्या का, 50 हम एवरेज मान लिए। ये इससे कितना ज्यादा है, तो कहिएगा सर 10 ज्यादा है, कितने लोगों पे, 3 लोगों पे, तो कितना एवरेज ज्यादा हो जाएगा, तो 30 ज्यादा एवरेज हो जाएगा, ठीक है। ये 20 ज्यादा है 5 लोगों पे, तो टोटल एवरेज एक लोगों पे 20 ज्यादा है, तो 5 लोगों पे कितना एवरेज ज्यादा हो जाएगा, 100 लोग। ये टोटल कितना का संख्या है, 5 3 8 2 10, एवरेज जो एक्स्ट्रा आएगा जितनी संख्या है सभी में बटेगा, तो 10 लोगों पे ये इतना एक्स्ट्रा आ रहा है, 50 जोड़ 130 बटे 10, ये हो जाएगा 63, एवरेज आपका हो गया। एक तरीका तो ये है वेटेज एवरेज से निकाल सकते हैं। वेटेज एवरेज में हम लोग क्या किए, नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम छोटा कर लिए, एवरेज हम 50 मान लिए। ये 60 जो है एवरेज से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है एक लोगों पे, 3 लोगों पे कितना 30, ये 20 ज्यादा है एक लोगों पे, 5 लोगों पे कितना 100, 30 जोड़ 100 130 भागा 5 3 8 2 10, जितने संख्या है सभी से भाग दे देंगे तो 63 हो जाएगा। ये मेथड तो एक हो गया। मेथड दो देखिए, मेथड दो हमारा क्या करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 है, 30 है और 50, एवरेज है 50, 60 और 70, यही हमारा एवरेज है। इस तरीका से कैसे करेंगे, देखिए इसको हम छोटा कर लेंगे, जीरो यहां से खत्म, जीरो यहां से खत्म, 50 दूनी 100 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 180 और प्लस 350, टोटल कितना लोग हैं, 3 2 5 5 10, 10 लोगों, सबको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 630 बटे 10, यहां से भी एवरेज 63 आ गया, 350 और 280 जोड़िएगा तो 630। आप इस तरीका से भी बना सकते हैं, इस तरीका से भी बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक संख्या को 45 से भाग देने पर 27 शेष बचता है तथा 27 से भाग देने पर 9 शेष बचता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना है, हम संख्या को 45 से भाग देकर देखेंगे कौन सा ऑप्शन में 27 शेष बचता है। 45 से इसको भाग देंगे तो इसमें 9 शेष बचेगा, ये नहीं होगा। इसको 45 से भाग देंगे, 45 दूनी 90, अभी 27 शेष बचता है, हो सकता है ये 360 कट जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है हमारा आंसर हो सकता है। ये तो हमारा हो गया, ऑप्शन के थ्रू हम बना सकते हैं, या तो हम 45 से भाग देकर देख सकते हैं या 27 से भाग देकर देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन से सेटिस्फाइड है। बट बेसिक हमारा क्या कहता है, 45 से भाग देने पर 27 शेष बचता है और 27 से भाग देने पर 9 शेष। तो दोनों में रिलेटिव कॉमन क्या बचता है, देखिए कहेगा सर ये दोनों माइनस कीजिएगा तो 18, इसको भी माइनस कीजिएगा तो 18, दोनों में कॉमन आ गया। 45 और 27 का आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम माइनस 18 घटा दीजिए, 45 और 27 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 135 माइनस 18, माइनस 18 कितना हो जाएगा, 117, 117। हमें इस तरीका से बनाना नहीं है, हमें बनाना है सिर्फ इसी से, 45 से भाग दे देंगे, जो भी ऑप्शन है उसको 45 से भाग देके देखेंगे किसका रिमाइंडर 27 है। बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होना चाहिए, जब 45 से भाग देने पर 27 रिमाइंडर बचता है और 27 से भाग देने पर 9 होता है, तो कॉमन रिलेटिव जो रिमाइंडर है वो हमारा 18 दोनों में बच रहा है। तो जितना एलसीएम है एलसीएम ले लेंगे और उसमें से 18 को माइनस कर देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
रवि 40% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। सोहन जो है 50% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न पूछ रहा है। इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए हम आपको बहुत ही आसान तरीका, बेहतरीन तरीका बताए थे। क्या तरीका बताए थे कि परसेंटेज वाले वैल्यू को डिफरेंस ले लीजिए। परसेंटेज वाले वैल्यू का डिफरेंस ले लीजिए। 40 और 50 का अंतर कितना हो जाएगा? 10%। और जो डिजिट में है, नंबर ऑफ में है, उसका ऐड कर दीजिए। 30 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा? 50। दोनों का ऐड कर दी। ये 10% 50 के बराबर है। तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना होता है? परीक्षा में अधिकतम अंक कितना बताए थे? 100%। इसको 100% के बराबर एक जीरो यहाँ चिपका दीजिए, तो एक जीरो यहाँ चिपका दीजिए। आंसर कितना हो जाएगा? 500। आंसर कितना हो जाएगा? 500। ये तो एक तरीका हो गया, मेथड 1। मेथड 2 अगर हम देखेंगे, बेसिक क्या कहता है? 40% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से वह फेल हो जाता है। 40% अंक प्राप्त किया, पासिंग मार्क्स जो है पास से 30 अंक से फेल हो जाता है। दूसरा अभ्यर्थी जो है 50% अंक प्राप्त करता है, वह पास से 20 अंक अधिक ले आता है। 20 अंक अधिक ले आता है। यही चीज है प्रश्न। प्रश्न क्या कहता है? 40% अंक प्राप्त करता है, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर 30 अंक और उधर उससे आ जाता है तो 30 अंक से पास हो जाता है। 50 अंक अधिक ले आता है। ये पास मार्क से 30%, 30 अंक कम लाया, या पास से 20% अधिक लाया। दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10% का वैल्यू हो जाएगा 50 के बराबर। वही 100% यहां से भी निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा? 500। इसी चीज को हम क्या किए, दोनों जो परसेंटेज में जो डाटा है उस दोनों का क्या कर दिए? अंतर कर लिए। परसेंटेज में जो डाटा है दोनों का अंतर कर लिए। 40% और 50% का अंतर ले लिए, कितना? 10%, और इस दोनों को ऐड कर दिए। ये कितना? 50 के बराबर। तो 100% कितना के बराबर हो जाएगा? 500 के बराबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति गुरुग्राम से जयपुर तक 240 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। फिर वह जयपुर में 1 घंटे का विश्राम लेता है। विश्राम के बाद वह जयपुर से अजमेर तक 130 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। गुरुग्राम से अजमेर तक की पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या होगी? आपसे क्या पूछ रहा है? औसत स्पीड, मतलब एवरेज स्पीड पूछ रहा है। देखिए, एक व्यक्ति गुरुग्राम से जयपुर तक जाता है। ये गुरुग्राम से स्टार्ट करता है और जयपुर तक वह जाता है। 240 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। 240 किलोमीटर की दूरी वह तय करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। फिर वह जयपुर में 1 घंटे का विश्राम लेता है। 1 घंटा कहीं कहीं रुका होगा, बीच में 1 आवर रुका होगा। ये चीज समझने के लिए आपको बता रहे हैं। रुका होगा, विश्राम लेता है। विश्राम के बाद वह जयपुर से अजमेर 130 किलोमीटर की दूरी 50, फिर जयपुर से यहाँ आया, जयपुर से फिर जयपुर से फिर अजमेर तक वह जाता है 130 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये दिया है। आपका एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए अपन समझ गए। अब हमसे क्या पूछ रहा है? एवरेज स्पीड। एवरेज औसत गति बराबर क्या होता है? एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फिगर के अनुसार आप समझ गए होंगे। देखिए, 240 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितना हो गया? 240 किलोमीटर। टोटल 60 किलोमीटर की प्रति घंटा से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 1 घंटा में कितना? 4 घंटा लगेगा। 1 घंटा वह विश्राम करता है, ये ले लिया। उसके बाद 130 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 13/5 टाइम लेगा। और दूरी कितना हो जाएगा? 130। अब यहां से निकालना है टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? 2। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 370। 5 20 और 5 25 38। ये 5 ऊपर चला जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं, जो कट रहा है काट दीजिए। 185 गुने 319, 370, 19 दूनी 38। 185 को 5 से गुना कीजिए। 25 25 के 5 हासिल 2, 8 25 90,
18 90 और 2 92, 925, 925/19, 925/19 आ गया। काट दीजिए इसको, जो कट रहा है 19 चौका 76, 4 बार में, ठीक है। कितना बच गया 16 और 5, 19 अट्ठे 152, 48, पूरा पूरा तो नहीं कट रहा है, 48.68। आंसर कितना हो जाएगा 48.68 किलोमीटर प्रति घंटा। 240 किलोमीटर की दूरी जो वह जयपुर से करता है, तो 240/60 ये तय करेगा। टाइम निकालने के लिए, यहाँ से टाइम कैसे निकले, 1 घंटा का विलंब लेगा, फिर 130 किलोमीटर की दूरी 50 मीटर से, यहाँ से टाइम कितना निकल जाएगा 4 बार में, ये 1, ये 13/5 प्लस 1 जोड़ 13/5, यही टाइम यहाँ निकाले। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक काम को 30 दिनों में पूरा करता है, वह 6 दिनों में काम कितना पूरा करेगा, तो 6/130 कितना हो जाएगा 1/5। सिंपल आप लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं 6/30 बराबर 1/5, ये एक तरीका है। और दूसरा आप चेन रूल पढ़े होंगे, चेन रूल क्या कहता है M1 × D1 × H1/W1 बराबर M2 × D2 × H2/W2। जानते होंगे ये चेन रूल। ए एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, ए एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, 30 दिनों में एक कार्य को करता है। 6 दिनों में ए 6 दिनों में कितना काम पूरा करेगा, एक्स काम। ये जो एक्स का वैल्यू आएगा वो निकाल दीजिए, यहां से डे से डे खत्म, ए से ए खत्म, 30x बराबर 6, x बराबर क्या हो जाएगा 1/5। आप सिंपल निकाल सकते हैं। बेसिक हमारा क्या करता है चेन रूल, M1 × D1 × H1/W1 बराबर M2 × D2 × H2/W2 होता है, सभी लोगों को पता होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक वस्तु का मूल्य खुदरा विक्रेता द्वारा उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया जाता है, फिर वह उस पर 10% का छूट देता है, दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ट्राई कीजिए सभी लोग। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को बनाने का बहुत सारा तरीका है, कोई मल्टीपल फैक्टर से बना सकता है, कोई नॉर्मली रेशियो लेकर मर्जिंग रेशियो से बना सकता है, बहुत सारा तरीका है। कोई एक फार्मूला सीपी माइनस प्लस डिस्काउंट सीपी का रेशियो लेकर भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले मल्टीपल फैक्टर्स देखते हैं। हम लोग बताए थे आपको प्रॉफिट या लॉस का जो मल्टीपल फैक्टर होता है वह मार्कअप का मल्टीफैक्टर इनटू डिस्काउंट के मल्टीपल फैक्टर के गुणनफल के बराबर होता है, सभी लोग का पता होगा। ये कहां से आया है, ये D बराबर S × T, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम से आया है। कह रहा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, 20% अधिक अंकित होता है 120/100 यानी 6/5, और 10% का छूट देता है 9/10। यहां से प्रॉफिट और लॉस का जो मल्टीपल फैक्टर आएगा क्या आएगा निकाल सकते हैं, कहेंगे सर 54/50 आएगा। 4 ज्यादा है 50 पे, तो 100 पे कितना 8%। प्रतिशत हम किस पे निकालते हैं 100 पर। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका हम बेसिक से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका, एक वस्तु का खुदरा विक्रेता उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, सीपी, मार्क प्राइस और एसपी। 3 रेशियो होता है, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस खुदरा विक्रेता उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अगर क्रय मूल्य हम 100 मान लेते हैं तो मार्कअप कितना हो जाएगा 120, 20% ज्यादा अंकित किया। मार्क वह 10% का छूट देता है। छूट किस पे मिलता है, कहिएगा सर अंकित मूल्य पे छूट मिलता है, इस पे 10% का छूट दे दिया। 10% का छूट यानी 12 रुपया का छूट, ये कितना हो जाएगा 108 रुपया, 108 रुपया। तो यहां से यहां तक का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 8 रुपया का। 8 रुपये का प्रॉफिट होगा कितना पे 100 पे, इसलिए 100% निकालें कितना हो जाएगा 8%। आप इस तरीका से भी बना सकते हैं, इस तरीका से भी बना सकते हैं, आपके पास दोनों तरीका अवेलेबल है। एक और है रेशियो मर्जिंग करके बना सकते हैं। चलिए, एक व्यक्ति 8% साधारण ब्याज पर एक राशि उधार देता है, 3 वर्ष के बाद प्राप्त कुल ब्याज 2400 रुपया है। 5 वर्ष के अंत में उसे कितनी राशि
कितनी धनराशि प्राप्त होगी। इसका अर्थ क्या हो गया, उससे क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं कि एसआई में आर इंटू टी बराबर क्या होता है, ब्याज होता है। तो 8% गुने 3, 24 का वैल्यू 2400 के बराबर है, तो एक का वैल्यू कितना, 100 के बराबर, तो मूलधन कितना होता है 100%, तो ये 10,000 के बराबर होगा। 8 पचे 40 गुने 14 मतलब 140%, ऑप्शन आ जाएगा 14,000। आइए देखते हैं, आपका आंसर हो गया ये। अब मौखिक प्रश्न को बना सकते हैं। अगर पी हमारा 100 रुपया है तो यहां से एसआई कितना निकलेगा, पी अगर 100 मान लेते हैं, एसआई बराबर आर इंटू टी होता है, आर इंटू टी, आर इंटू टी हो जाएगा। 8 गुने 3 वर्ष 24, ये 24 का बराबर है 2400 के बराबर। 24 कितने बराबर है, 2400 के बराबर। एक यहां से कितना के बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर। तो पी हमारा कितना निकल जाएगा, पी पे 2 जीरो और आ जाएगा। प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया, 10,000। पी कितना आ गया, 10,000 रुपया। अब पूछ रहा है 5 वर्ष के अंत में उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। 5 वर्ष के अंत में, 5 वर्ष के लिए अगर हम लेंगे उसकी राशि तो कितना हो जाएगा, 5 गुने 8, 40 रुपया ये हो गया। और इसका राशि कितना हो जाएगा, ये हो गया एसआई। पी हम यहाँ एसआई हो गया, अमाउंट कितना हो जाएगा, कहेगा सर 100 रुपया प्लस 40 रुपया 140। बट हमारा मूलधन है 10,000 पे, हम 10,000 पे निकालें, ये 100 पे निकाले हैं, 10,000 पे निकालेंगे कितना, 100 का वैल्यू 140 है, 10 पे कितना हो जाएगा, 2 जीरो और चिपक जाएगा, 14,000 आंसर आ जाएगा। सिंपल। या आप क्या कर सकते हैं, एक तरीका और है, मूलधन हमारा 10,000 है, 10,000 इसका 140% निकाल दीजिए, 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो 2 पे 14 पे 3 जीरो, इस तरीका से भी बना सकते हैं। अगर हम पी 100 रुपया निकाले, पी 100 रुपया माने तो आर टी कितना हो गया 24 रुपया, एसआई हमारा कितना हो गया 24, 24 का वैल्यू 2400 के बराबर है, एक का वैल्यू 100 रुपया हो गया। पी हमारा इतना निकल गया, पी कितना निकल गया 10,000 रुपया। फिर हम 100 रुपया मूलधन माने हैं, 100 रुपया पे खेलते हैं, तो एसआई हमारा कितना हो गया 40 रुपया, अमाउंट कितना हो जाएगा 100 प्लस 40 140 रुपया, ये हमारा क्या हो गया अमाउंट, ये हमारा क्या हो गया अमाउंट हो गया 140 रुपया। बट हमारा मूलधन हम 100 रुपया नहीं है, बट हमारा कितना है 10,000 है, 2 जीरो एक्स्ट्रा है, तो 2 जीरो हम दोनों जगह चिपका दिए, यहां से हमारा क्या निकल गया, टोटल राशि निकल गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर 58 है तो एक्स प्लस वाई बराबर 10, तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं और साथ में बेसिक से भी कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल हम देखना है, हमें ऐसा दो संख्या खोजना है जिसका सम 10 आ जाए। अगर हम x को 8 लेते हैं तो 8 64 और 58 से कम है तो 8 तो आएगा नहीं, 9 आएगा नहीं, 7 और 3 हो सकता है। 7 अगर x बराबर अगर हम 7 लेते हैं और y बराबर अगर 3 लेते हैं तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और जोड़ 49 और जोड़ 9 कितना हो गया 58। हमारा आंसर क्या हो गया 7 गुने 3, 7 गुने 3 कितना हो गया 21। ये आंसर हमारा हो सकता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हम लगा सकते हैं, क्योंकि 8 हम ले नहीं सकते हैं कि 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 9 नहीं ले 6 लेते हैं तो 36 और 4 का स्क्वायर 16 52 आता है, ये भी नहीं होगा। एक तो हो गया हिट एंड ट्रायल मेथड से, 7 और 3 वैल्यूपुर से बना सकते हैं। बेसिक से हम कैसे बनाते हैं सभी लोग को पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 10, 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100, इसका वैल्यू दिया हुआ है 58 बराबर 2xy, यहां से 2xy बराबर हो जाएगा 42, xy बराबर कितना 21। आप यहां से भी बना सकते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड से भी बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7744 का वर्गमूल क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ट्राई कीजिए सभी लोग। किसका वर्गमूल है
77 44। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट कितना है? 4। किस किस संख्या का यूनिट डिजिट 4 हो सकता है? वर्ग कहेगा सर 2 का और 8 का। और किसी का हो सकता है यूनिट डिजिट 4? तो नहीं। 77 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है? 77 जो है हमारा कहेगा सर 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में है। 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में है 77। 9 से छोटा है और 8 से बड़ा है। यह 82 हो सकता है और 88 हो सकता है। अब देखेंगे 77 8 गुने 9 से ज्यादा है कि कम है? 8 गुने 9 से ज्यादा है, तो हमारा आंसर बराबर होगा, ये नहीं होगा। अगर 72 से ये छोटा होता तो 82 होता। अगर 72 से ये ज्यादा है, मतलब इस दोनों के गुणनफल से ये अगर ज्यादा है तो बड़ा वाला होगा। अगर इस दोनों के गुणनफल से ये छोटा है तो छोटा सर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 88। एक तरीका और आप बना सकते, इसको आसान कर सकते हैं। कहेगा सर ये 81 से थोड़ा छोटा है, तो आंसर जो हमारा होगा 88 के बराबर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 75 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। दूध और पानी 1:2 करने के मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए? मिक्सर एलिगेशन का यह प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आइए देखते हैं। मिल्क और वाटर का जो है 2:1 में है। मिल्क और वाटर जो हमारा है 2:1 में है। मिल्क और वाटर कितना में? 2:1 में है। दूध और पानी को 1:2 करने के लिए 1:2 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए? मिश्रण में कुछ लीटर पानी मिलाया जाता है, कितना मिलाया जाए? x लीटर मिलाया गया होगा। मिश्रण में x पानी मिलाया जाता है, तो ये रेशियो 1:2 हो जाता है। हम लोग मिक्सर एलिगेशन में पढ़े हैं, जिस चीज को मिलाया जाता है उसके अलावा जो दूसरा मात्रा है उसको बराबर रखना है। यहाँ पर वाटर मिलाया जाता है, तो मिल्क क्या करना है? हमें बराबर रखना है, मिल्क को बराबर करना है। मिल्क यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो दोनों तरफ मिल्क को क्या करना है? बराबर करना है। इसको 2 से गुना करना होगा, 2 से गुना करना होगा। इसको अगर 2 से गुना कीजिएगा तो इसको भी 2 से करना होगा। अब हमारा मिल्क हो गया 2:4। ये 3 का वैल्यू 75 के बराबर है। 3 75 के बराबर है, क्वांटिटी दिया हुआ है 75 लीटर। अब हमें पूछ रहा है कितना पानी मिलाया जाए। पहले पानी 1 था, पानी 4 हो गया, कितना मिलाया गया है? 3 मिलाया गया। तो हमें 3 का ही तो वैल्यू हमसे पूछ रहा है। 3 का वैल्यू दिया हुआ है, 3 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। आंसर कितना हो जाएगा? 75 लीटर। कहेगा सर 75 वैल्यू है 3 का, हमसे 3 का वैल्यू पूछ रहा है, आंसर कितना हो जाएगा? 75 लीटर। एक लाइन का प्रश्न था। 75 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मिल्क और वाटर 2:1 में हो गया। अब कह रहा है कुछ मात्रा में पानी मिलाया जाता है, तो रेशियो 1:2 में हो जाता है। 1:2 का रेशियो का अर्थ होता है हम पानी मिलाते हैं तो वाटर को कांस्टेंट रखेंगे। पानी मिला रहे हैं तो मिल्क जो हमारा है वो बराबर रहेगा। मिल्क यहाँ 2 है, यहाँ मिल्क 1 है, तो दोनों तरफ मिल्क को बराबर करेंगे। दूध को दूध दोनों तरफ बराबर करने के बाद अब हमारा 3 का वैल्यू 75 है। हम 3 लीटर मिश्रण हमको मिला रहे हैं पानी, तो 3 का वैल्यू ही हमसे पूछ रहा है, तो कितना आंसर हो जाएगा? 75। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कई छोटे गोले में बदल दिया जाता है। मूल गोले से कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं? ये आपसे पूछ रहे हैं। आपको बताए थे कि एक वस्तु को पिघलाकर दूसरे वस्तु के रूप में जब ढाला जाता है तो दोनों का आयतन क्या होता है? बराबर होता है। दोनों का जब आयतन बराबर होता है, इस केस में भी क्या करना है? हमको दोनों का आयतन को बराबर करना है। जैसे ही आप आयतन को बराबर कीजिएगा तो गोले की संख्या आपको पता हो जाएगा। क्या है? ठोस गोला है। एक ठोस गोले के धातु को पिघलाकर, गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 इंटू पाई। आर का वैल्यू कितना है? 12 सेंटीमीटर। 3 12 गुने 12 गुने 12। इसको पिघला के 4 सेम आकार के गोले, छोटे आकार के गोले में बदला जाता है। गोलों की संख्या n हो जाएगा। 4/3 गुने पाई गुने कितना? 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले, 2 गुने 2 गुने 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले हैं। देखिए 4 3 पाई, ये खत्म, ये खत्म हो गया। 2 से 6 बार में, ये 2 से 6 बार में, ये 2 से 6 बार में। n बराबर कितना?
n बराबर 216। ये तो बेसिक हो गया। जब भी ऐसा रहे गोले को पिघलाकर कितना गोला बनाया जाए तो आप कुछ नहीं कीजिए, गोले का आयतन किस पे डिपेंड करता है, तो गोले का आयतन किस पे करता है, आर क्यू पे डिपेंड करता है। गोले का आयतन किस पे डिपेंड करता है, आर क्यू पे। आप सिंपल क्या कर दीजिए, बड़ा गोला को छोटे गोले से भाग देकर क्यू कर दीजिए, बड़ा गोला को छोटे गोले से भाग देकर उसका क्यू कर दीजिए, 12 को 2 से भाग देकर क्यू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 216। आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं एक लाइन में, 216। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया। 12 सेंटीमीटर की ठोस गोला है, उसको पिघलाकर छोटे छोटे गोला में जब बांट दिया है तो बड़ा गोला को छोटे गोला से भाग दीजिए, त्रिज्या को, उसको क्यू कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक अर्धगोलाकार गोलाकार टैंक की आंतरिक त्रिज्या 3 मीटर, इसे 1800 पाई लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा जाता है। टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। ध्यान दें कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर दिया हुआ है। 1 मीटर क्यूब बराबर कितना दिया हुआ है, 1000 लीटर। इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल कीजिए, ट्राई कीजिए सभी लोग। एक अर्धगोलाकार टैंक है जिसकी आंतरिक त्रिज्या 3 मीटर है, इसे 1800 पाई लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा जाता है। देखिए अर्धगोलाकार है, अर्धगोला का आयतन क्या होता है, कहिएगा सर 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई, क्योंकि पाई यहां है तो हम नहीं, पाई को नहीं खोलेंगे। आर क्यू, आर कितना है, 3 का क्यू, 3 गुने 3 गुने 3। ये हमारा क्या हो गया, मीटर क्यूब में, क्योंकि त्रिज्या किस में है, मीटर में। तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर है, इसको 1000 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लीटर में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये ठीक है। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि इसे 1800 पाई लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। 1800 पाई, 1800 पाई 1 मिनट में कितना पानी भरता है, 1 मिनट में भरता है 1800 पाई लीटर। 1800 पाई लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है 1 मिनट। तो 1 लीटर बराबर यहां से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, 1 मिनट बराबर 1800 पाई लिख सकते हैं। एम से मिनट हो गया, ये दिया हुआ है। अगर हम 1 लीटर को इतना से भाग देंगे तो हमें मिनट में पता चल जाएगा। अब इसी को हम भाग दे देंगे, 1 मिनट गुने 1800 पाई से भाग दे दी। अब काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है, पाई से पाई खत्म, 1 3 से 1 3 खत्म, 3 तिया 9 दूनी 18, 18 से 18 खत्म। कितना हो गया, 10 मिनट। कितना टाइम हो गया, 10 मिनट। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला का आयतन 2/3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ये मीटर क्यू हो गया। 1 मीटर क्यू बराबर 1000 लीटर दिया हुआ है, इसको 1000 से मल्टीपल कर दीजिए। किस में बदल गया, लीटर में। जब लीटर में बदल गया, प्रश्न में दिया हुआ था कि 1800 प्रति लीटर मीटर की दर प्रति मिनट की दर से 1 मिनट में 1800 लीटर 1800 पाई पर लीटर पानी भरता है, तो 1 लीटर 1/1800 क्षमता हो जाएगा। इसको इससे गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आवर्ती दशमलव को 0.454545 द्वारा दर्शाई गई भिन्न का सरलतम रूप याद कीजिए। ये प्रश्न सभी लोग से बनना चाहिए और इसका आंसर सभी लोग का सही हो गया होगा अप्रॉक्स। देखिए जब रेकरिंग दिया हुआ रिपीटिशन हो तो हम क्या लगाते हैं, 0.45 पे रेकरिंग लगा देते हैं। जब रेकरिंग हटाते हो क्या लिखते हैं, 45/99, 45/99 लिखते हैं। तो इसको हम काट सकते हैं 9 से, 9 पच्चे 45, 11 9 99, 5/11। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 352 सेंटीमीटर परिधि वाले कागज को एक गोलाकार शीट से प्रत्येक अपने अधिकतम आकार की 2 समान गोलाकार प्लेटें काटी जाती हैं। प्रत्येक गोलाकार प्लेट की परिधि क्या होगी। आप प्रश्न को देखते ही इसका आंसर लगा सकते थे। 2 समान गोलाकार लिखा जाता है, 352 का हाफ कर दीजिएगा तो 176 होता है। देखिए एक बड़ा गोलाकार है, एक बड़ा गोला है, 2 समान गोला काटा जाता है। देखिए ये क्या हो गया, इसका ये आर हो गया, ये पूरा ये आर हो गया है इसका। इससे 2 समान गोला काट दिया जाए। मान लीजिए समान गोला ही है, तो छोटा बड़ा वृत्त का जो त्रिज्या हो गया वह छोटे वृत्त के क्या के बराबर है, बड़ा वृत्त का जो त्रिज्या है हमारा
बड़ा वृत्त का त्रिज्या क्या है, ये हो गया बड़ा वृत्त का त्रिज्या। वो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या बराबर, डायमीटर के बराबर है। बड़ा वृत्त का जो त्रिज्या है वो छोटे वृत्त के डायमीटर के बराबर है। ये बड़ा वृत्त का क्या हो गया, हमारा त्रिज्या हो गया। ये क्या है, छोटे वृत्त का व्यास के बराबर है। तो जब व्यास के बराबर है तो तब त्रिज्या इसका निकालेंगे तो r/2 करेंगे। तो हमारा जो परिधि है उसको हम आधा कर देंगे, सिंपल सा है 176। अगर आप निकालना सकते हैं तो r का वैल्यू निकाल लीजिए, r से r/2 कर दीजिए। उतना टाइम लगाना कोई जरूरी नहीं है, सिंपल देखिए। अगर ये इसका व्यास है तो छोटे वाले का क्या व्यास हो जाएगा, तो इसका क्या करेंगे, r/2 हो जाएगा परिधि। परिधि क्या होता है 2 × पाई आर। तो पाई आर का वैल्यू क्या होता है d/2, तो उससे आधा हो जाएगा। दिया गया व्यंजक है कि 343 गुने √7 का पावर n बराबर 49 का पावर 4 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा है, सर्च इंडिसेस का ये प्रश्न है। आइए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ ना कुछ आपको ऐसा टर्म दिख रहा होगा जो सभी में कॉमन हो, तो देख के पता चल गया ये 7 का क्यू है, ये 7 का है, ये भी 7 का है। इसको लिखने का तरीका हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 7 का क्यू गुने 7 पावर 1/2, यहाँ n लिख सकते हैं, बराबर 7 का पावर 2 पावर 4। कोई लिखने में दिक्कत, समझ गए होंगे। इसको लिख सकते हैं, इसको जब हल कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 7 का क्यू गुने 7 n का पावर 2 बराबर 7 का पावर 8 लिख सकते हैं, 7 के पावर 8 लिख सकते हैं। सबका बेस सेम है तो गुना में जब बेस सेम होता है तो आपको पता होगा a का पावर x, a का पावर y, हम लिख सकते हैं ax + y। सभी लोगों को पता होगा जब बेस सेम है तो पावर ऐड होता है। यहाँ पर पावर ऐड कीजिएगा जब बेस सेम है, 3 + n/2 बराबर 8 के बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। n/2 यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये इधर आएगा तो 5, n बराबर कितना 10 के बराबर, n बराबर 10। अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता होगा सर्च इंडिसेस का तो आप आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक रेखा का ढलान -5 है, यदि रेखा बिंदु 2,3 से होकर गुजरती है तो उसका समीकरण ज्ञात कीजिए। स्लोप दिया हुआ है, 2 बिंदु दिया हुआ है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए समीकरण होता है रेखा का y बराबर mx + c, mx + c, जहां m क्या है, m स्लोप है। आप ऑप्शन देखिए, किस ऑप्शन में -5 स्लोप है, y बराबर इसमें नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है, आप टिक लगा के निकल सकते हैं, क्योंकि mx + c होना चाहिए, स्लोप -5x। तो अगर आपको ये भी पता, अगर 2 ऑप्शन में -5 आ जाता तो हम क्या करते, तो हमें पता है कि रेखा का समीकरण निकालने के लिए फॉर्मूला हमको पता है, क्या है फॉर्मूला, y × y1 बराबर m × x - x1 लिख सकते हैं। 2 बिंदु का समीकरण, इसको हम x1 मान सकते हैं और इसको y1 मान सकते हैं। ये रेखा का समीकरण होता है, क्या होता है, रेखा का समीकरण। 2 बिंदुओं के बीच रेखा का समीकरण निकालने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है। आइए पुट कर दीजिए यहाँ पे वैल्यू, y का मान कितना है, y1 कितना है 3, m स्लोप कितना है -5, m को स्लोप कहते हैं, x -2, ठीक है, y -3 -5x + 10, y बराबर हम लिख सकते हैं -5x प्लस, ये +3 इधर 10 जाएगा, 3 जाएगा तो 13 हो जाएगा, y बराबर -5x + 13। तो हम पहले ही टिक लगा दिए समीकरण। या तो आप इससे भी बना सकते हैं रेखा के समीकरण से, या आपको ये पता होना चाहिए स्लोप बराबर क्या होता है, y से समीकरण बराबर क्या होता है, y बराबर mx + c, m क्या है, m = स्लोप, जहां m क्या है, स्लोप बराबर m क्या है, एक स्लोप है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि a + b बराबर √17 है और a - b बराबर √1 हो तो याद कीजिए a² + b² बटे ab। फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है, सभी लोगों को आंसर इसका आना चाहिए। हमसे क्या पूछ रहा है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी का मान ज्ञात करने के लिए हमसे पूछ रहा है। देखिए हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर हम जोड़ेंगे तो ये 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आता है। ठीक है, इसका स्क्वायर करके जोड़िए, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा, कितना हो जाएगा 17, रूट 17 का स्क्वायर 17 जोड़ 1 बराबर 2a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर कितना 9, ये आ गया। अब हमसे पूछ रहा है ए बी का मान ज्ञात बटे ए बी। ए बी अगर एक बार हम जोड़े, दूसरा बार अगर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जोड़ने पर 2ab आता है, इसको माइनस करेंगे तो ये 4ab के बराबर आता है, सभी को पता होगा। इसको एक बार जोड़िए, 17 माइनस 1 हो जाएगा बराबर 4ab, ab कितना हो जाएगा 16 बटे 4, 16 बटे 4। आपका ऑप्शन गलत है, ऑप्शन होना चाहिए 9 बटे 4, सब में 4 लगाइए, ये 5 कर दिए, ऑप्शन हमारा गलत है, ये हो गया। हमसे पूछ रहा है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी का मान गया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आएगा 9 बटे 4, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 9 बटे 4। अब देखिएगा प्रश्न में ऑप्शन चेंज हो गया, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक आप देख सकते हैं। शिफ्ट ये है, कुछ नहीं करना था, एक बार हम जोड़ देंगे, जोड़ने पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जोड़ने पर जो होता है वो रूट 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है, घटाने पर 4ab के बराबर होता है। प्रश्न दिया हुआ है 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस कॉस एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, देखिए ऑप्शन जो है आपका, ऑप्शन की तरफ नजर दौड़ाइए, सिर्फ मल्टीपल हुआ है, मतलब नीचे वाला कैल्शियम लेकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, वही हम भी करेंगे। साइन एक्स बराबर हम एस एक्स लिखते हैं और कॉस एक्स बराबर हम क्या लिख रहे हैं सी एक्स, ये लिख रहे हैं छोटा। देखिए गुना कीजिए, एक से गुना कीजिएगा, एक एस एक्स हो सकता है, ठीक है, सी एक्स जोड़ एस इंटू सी एक्स, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब इससे गुना कीजिए 1 से, 1 माइनस एस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस, इस माइनस को इसे प्लस एस इंटू सी एक्स, नीचे में क्या हो जाएगा ए माइनस ए बी 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, जो कट रहा है काट दीजिए, कट रहा है काट दीजिए, माइनस प्लस प्लस माइनस खत्म, एक एक 2 प्लस 2 एस इंटू सी इंटू एक्स बटे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, 2 कॉमन लेने के बाद 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं, यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं करना था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, इसको इससे गुना कीजिए एक से, ये टर्म आएगा, अब सिंपल सा लिख सकते हैं। हमारे पास जगह कम होने के कारण क्या लिखे, साइन एक्स बराबर एस एक्स लिख दिए और कॉस एक्स बराबर सी इंटू एक्स लिख दिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि टेन थीटा बराबर 12/5 है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, आपसे क्या पूछा, टेन थीटा बराबर 12/5, टेन थीटा बराबर 12/5, 12/5 मतलब ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 12 हो गया, ये 5, तो आपसे क्या पूछ रहा है कर्ण की लंबाई, सिंपल सा आप कर सकते हैं 5 12 13 हो जाएगा, 5 12 13। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि cos a बराबर 12/13 हो तो sin a और cot a का मान ज्ञात कीजिए। cos थीटा बराबर क्या होता है, देखिए जैसे 12 13 नजर आए तो आपको ध्यान में होना चाहिए ट्रिपलेट होता है, 5 12 और 13, cot
कॉस ए बराबर है 12/13। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हो गया हमारा 12, हाइपोटेनस एच हो गया, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हमसे जो पूछेगा उसका हम मान निकाल देंगे। हमसे क्या पूछ रहा है, साइन थीटा का, साइन ए का मान। साइन ए बराबर क्या होता है, सभी को पता होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पी कितना है हमारा 5, हाइपोटेनस कितना 13। कॉट ए, कॉट ए बराबर क्या होता है, सभी लोग को पता होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बी अपॉन पी। बी कितना है 12 और परपेंडिकुलर कितना है 5। कौन सा ऑप्शन में सेटिस्फाइड कर रहा है, देखिए 5/13 12/5, ऑप्शन नंबर सी में सेटिस्फाइड। कुछ नहीं करना था, जब भी हमको 5 12 13 दिखे, 3 4 5 दिखे तो हमें ट्रिपलेट देखना होगा। दो वैल्यू हमारे पास दिया होगा, तीसरा वैल्यू हम उसे निकाल लेंगे पुट करके, दोनों का मान निकाल लेंगे। चलिए आज का क्लास यहीं खत्म हुआ। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया कीजिए। चलिए धन्यवाद सभी को।